2013 तब नरेंद्र मोदी को बीजेपी के प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट के रूप में घोषित किया गया था। आडवाणी धड़ा इस बात का विरोध कर रहा था कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हों नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जैसे ही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनते हैं, मनमोहन सिंह सरकार पर जमकर प्रहार करते हैं, व्यक्तिगत रूप से मनमोहन सिंह पर हमले करते हैं। कुछ क्लिप्स हैं, आप खुद देखिए। कल का प्रधानमंत्री का बयान मुझे लगता है कि शायद 2011 का सबसे बड़ा जोक है, हास्यास्पद बात उन्होंने कही है। दूसरा संकट, इसी के कालखंड में महंगाई कहां से कहां पहुंची। एक तरफ जीडीपी का गिरना, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन का बढ़ना। ये वो दौर था जब भारत कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G स्कैम और अन्ना आंदोलन से उबर रहा था। इस दौर में युवाओं को लगने लगा था कि नरेंद्र मोदी भारत को बदल देंगे, और मोदी ने इतने बड़े बड़े वादे भी किए कि सामान्य युवाओं को ये लगा कि मोदी ही भगवान है। 2 करोड़ रोजगार देना, धारा 370 खत्म करना, और जितने भी डेवलपमेंट के काम होते हैं मोदी ने गुजरात मॉडल का सहारा लेकर भारतीय युवाओं के सामने रखा, और युवाओं को लगा बस यही वो आदमी था जिसका इंतजार था। लेकिन दोस्तों, आज नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बने 9 साल बीत चुके हैं, पूरे 9 साल, और 9 सालों के विश्लेषण के बाद मुझे मनमोहन सिंह की एक बात याद आती है। मनमोहन सिंह ने कहा था कि मेरे साथ आपने भले न्याय न किया हो, लेकिन मेरे साथ न्याय करेगा इतिहास। आज तथ्यों के आईने में हम देखने की कोशिश करेंगे कि मनमोहन सरकार और मोदी सरकार, जिसको लोग कह रहे हैं कि बहुत विध्वंसक सरकार है, चीन को आंख दिखाने वाली सरकार है, उन दोनों सरकारों में क्या अंतर है, कौन सरकार कितनी सफल रही है, आइए सिलसिलेवार ढंग से देखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं बेरोजगारी की स्थिति क्या है। दोस्तों, 2013-14 में कांग्रेस की सरकार थी, उस दौरान भारत में बेरोजगारी दर थी 3.4%। आप आंकड़े नोट करते चलिए ताकि आपको समझने में आसानी हो कि मोदी सरकार और मनमोहन सरकार में अंतर क्या है। 2013-14 में बेरोजगारी दर थी 3.4, यानी 100 लोगों में 3.4 लोग बेरोजगार हैं। यही आंकड़ा 2007-8 में पहुंच गया 6%। और ये कोई मेरा आंकड़ा नहीं है, ये आंकड़ा है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का आंकड़ा। जब लोकसभा में कांग्रेस एमपी कोडिकुन्नी सुरेश ने एक सवाल पूछा, तब लेबर मिनिस्ट्री ने आंकड़ा बताया और कहा कि 2017-18 में बेरोजगारी दर पहुंच गई है 6%, जो पूरे 45 साल में सबसे ज्यादा है। दोस्तों, कुछ लोग बहाना बना सकते हैं कि कोविड-19 ने देश की अर्थव्यवस्था का सत्यानाश कर दिया, इसलिए बेरोजगारी दर है। इसीलिए मैं आंकड़ा बता रहा हूं 2017-18 का, मोदी के आने के 4 साल बाद का आंकड़ा बता रहा हूं। 6% बेरोजगारी उस समय पहुंच गई थी, और आज बेरोजगारी जानते हैं कितना है? 6.5% नहीं है, आज बेरोजगारी है 7.8%। आजादी के बाद सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस समय हिंदुस्तान में है, और आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं कोई और नहीं, नरेंद्र मोदी। दोस्तों, आइए बात करते हैं गरीबी की। गरीबी के बारे में भारत में बड़ा कंफ्यूजन है। अलग अलग समितियां गरीबी को अलग अलग तरीके से परिभाषित करती हैं, लेकिन आमतौर पर माना जाता है कि खाने पीने की, आमतौर पर डिग्निफाइड जिंदगी की आवश्यकता को जो पूर्ण कर लेता है वो गरीब नहीं होता है। भारत में गरीबों की संख्या 2013-14 में थी 269.3 मिलियन, यानी 26 करोड़ के आसपास। ये बहुत बड़ा आंकड़ा था, लेकिन यही आंकड़ा 2004-5 में जब मनमोहन सिंह सरकार पहली बार आती है तब था 407 मिलियन। अभी नरेंद्र मोदी सरकार अपनी पीठ थपथपाते हुए लगातार कह रही है कि भारत में गरीबी की स्थिति ये है कि भारत में अब 8 करोड़ गरीब रह गए हैं। लेकिन एक इंटरनेशनल आंकड़ा देखा जाए तो 2023 में भारत में गरीबों की संख्या है 229 मिलियन, यानी 22 करोड़, और यही आंकड़ा 26 करोड़ के आसपास था 2013-14 में, और 2004-5 में यही आंकड़ा था 407 मिलियन, यानी 40 करोड़। कोविड-19 में यूनाइटेड नेशन का एक आंकड़ा जारी हुआ जिसमें यह बताया गया कि भारत जैसे देशों में तकरीबन 170 मिलियन लोग कोविड-19 में फूड सिक्योरिटी से असुरक्षित रहे। इसका मतलब यह है कि भारत में 170 मिलियन यानी 17 करोड़ लोगों को 2 वक्त की रोटी भी कोविड-19 में नसीब नहीं हुई। कई लोग नरेंद्र मोदी सरकार की बढ़ चढ़कर बड़ाई करते हैं कि मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री अन्न कल्याण योजना जारी की, जिसके बाद लोगों को अन्न नसीब हुआ। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं, ये कानून भी कांग्रेस सरकार ने 2013 में लाया था, जिसका नाम था राइट टू फूड सिक्योरिटी एक्ट। आप समझिए इस बात को। कुल मिलाकर गरीबों के मामले में भी नरेंद्र मोदी सरकार उस तरह से उल्लेखनीय काम नहीं कर पा रही है जैसा मोदी जी हर मीटिंग में, हर जनसभा में कहते हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक डेमोक्रेसी वर्चुअल समिट को संबोधित किया था। वर्चुअल यानी कॉन्फ्रेंस के जरिए लोकतंत्र कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था। इसमें मोदी ने कहा था कि भारत डेमोक्रेसी की माँ है, भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। लेकिन आप ये जानकर आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि एक डेमोक्रेसी इंडेक्स जारी किया जाता है, जिसमें यह बताया जाता है कि किसी देश में डेमोक्रेसी की स्थिति क्या है, लोकतंत्र की स्थिति क्या है। इसी इंडेक्स में 2013 में भारत की पोजीशन थी 33वीं, 33rd, और पाकिस्तान उसी साल 2013 में था 107वें स्थान पर। लेकिन आज 2023 में भारत की पोजीशन है 108, जबकि पाकिस्तान इस रिपोर्ट में है 106वें नंबर पर। यानी पाकिस्तान का कंपटीशन करते हुए हम पाकिस्तान के करीब पहुंच गए हैं, और डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ गई हैं मोदी सरकार में। कई सारे लोग इसी डेमोक्रेसी इंडेक्स को धता बताएंगे और कहेंगे कि इसमें डिटोरिएशन हुआ है, इसके साथ छेड़छाड़ हुई है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, इसी डेमोक्रेसी इंडेक्स के आधार पर भाजपा लगातार कांग्रेस पर निशाना साधती रही थी, और जितने भी इंटरनेशनल इंडेक्स होते हैं जब जारी होते थे, कांग्रेस पर भाजपा हमलावर हो जाया करती थी।
अब बात करते हैं जीडीपी ग्रोथ रेट। जीडीपी ग्रोथ रेट यानी किसी देश के अंदर कितना सामान बन रहा है उसका कुल योग, कुल मिलाकर जितने सामान का वैल्यू है उसको जीडीपी कहा जाता है। और पर साल, प्रत्येक साल इसमें कितनी ग्रोथ हो रही है इसको कहा जाता है जीडीपी ग्रोथ रेट। 2013-14 में मनमोहन सरकार में भारत की जीडीपी ग्रोथ थी 6.4%। ये जीडीपी ग्रोथ तब थी जब 2008 में महामंदी आई थी। पूरे विश्व में वैश्विक मंदी आई थी 2008 में और बड़े बड़े देश उस समय बर्बादी की कगार पर पहुंच गए थे, लेकिन भारत उभरते हुए 2013 में 6.4% ग्रोथ रेट दर्ज कर रहा था। आज 2023 में भारत की ग्रोथ रेट 6.4% सिमिलर है, लेकिन ये 6.4% तब है जब कोविड-19 से भारत की अर्थव्यवस्था एकदम नीचे चली गई, ऋणात्मक ग्रोथ रेट दर्ज की गई। आप सोचिए जैसे आप छत पे चढ़ रहे हों और आप 10 सीढ़ी चढ़ें और आप लगातार 6 सीढ़ी नीचे चले जाएं और 6 सीढ़ी नीचे जाने के बाद आप 1 सीढ़ी चढ़ें, तो कुल मिलाकर कंपैरेटिव तरीके से देखा जाए तो आप नीचे अभी भी हैं, भले ही आप 6.4% ग्रोथ रेट इसको कह रहे हैं। एक अन्य मामला इसमें बहुत संगीन है, वो ये है कि ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में ग्रोथ रेट का मतलब ये थोड़ी होता है कि हर किसी की इनकम बढ़ रही है, गरीब अमीर सबकी बढ़ रही है। ग्रोथ रेट भारत की यहाँ ऐसी है, यहाँ केवल अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। ऑक्सफैम रिपोर्ट 2023 ये कहती है कि 1% टॉप के जो भारतीय हैं उनके पास पूरे देश की 40% संपत्ति है, और जो टॉप 30 लोग हैं यानी टॉप 30% जो लोग हैं, सबसे ऊपर के 30% जो लोग हैं उनके पास 90% संपत्ति है, और नीचे के जो 70% हैं उनके पास महज 10% संपत्ति है। यानी मोदी सरकार में वित्तीय असमानता, फाइनेंशियल इनइक्वालिटी, यानी अमीरों के पास और पैसा, गरीबों के पास और पैसे की कमी होती जा रही है। यही रिपोर्ट ये भी बताती है कि भारत में जो टैक्स पेयर्स हैं वो लोअर मिडिल क्लास है। सबसे ज़्यादा टैक्स लोअर मिडिल क्लास भारत में दे रहा है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जैसे साबुन पे टैक्स, शैम्पू पे टैक्स, घी पे टैक्स, दवाओं पे टैक्स। यानी देश की जो सबसे अमीर आबादी है वो सबसे कम टैक्स दे रही है, देश की जो सबसे गरीब आबादी है वो सबसे ज़्यादा टैक्स दे रही है और सबसे ज़्यादा गरीब बनी हुई है। दोस्तों, प्रगति के पथ पर वही देश आगे जाता है जहाँ जेंडर इनइक्वालिटी यानी महिला और पुरुष के बीच बहुत ज़्यादा असमानता नहीं होती है। जितना महिला और पुरुष के अधिकारों में समानता होगी वो देश उतना ही आगे जाएगा। वेस्टर्न कंट्रीज को आप देख लीजिए, अमेरिका जैसे देशों को, ब्रिटेन जैसे देशों को, वहाँ पे महिला पुरुष समानता है। और इसी को जज करने के लिए एक रिपोर्ट जारी की जाती है, उसका नाम है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। यानी दोनों जेंडर में कितना डिफरेंस है इसको आकलित करती है रिपोर्ट। इस रिपोर्ट की माने तो 2013 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो भारत की रैंक थी 105वीं, और आज मोदी सरकार में 2022 में ये रैंक है भारत की 135वीं। यानी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भी भारत नीचे आ गया है। यूएन की एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि कोविड-19 के दौरान भारत में महिला पुरुष असमानता इस कदर थी कि तकरीबन 40% महिलाएं अपने पतियों से मार खा रही थी कोविड-19 के दौरान। दोस्तों, मेरा मकसद यहाँ केवल मोदी सरकार को टारगेट नहीं करना है, ये एक सामाजिक समस्या भी है। जब तक समाज नहीं बदलेगा, आपके सोचने समझने का तरीका नहीं बदलेगा, तब तक जेंडर जो गैप होगा वो कभी नहीं बढ़ सकता। तब तक दोनों जेंडर में समानता नहीं आ सकती है। तब तक आप महिला को एक सामान की तरह ट्रीट करते रहेंगे, उसको चारदीवारी में कैद करने की कोशिश करेंगे। ये सवाल समाज पर भी है, सरकार पर भी है। दोस्तों, किसी डेमोक्रेसी का स्वस्थ होना इस बात से पता लगाया जाता है कि कोई देश, वहाँ पे मीडिया की स्थिति क्या है। मीडिया दोस्तों लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होती है, लेकिन मीडिया की हालत जहाँ खराब होगी उस देश में डेमोक्रेसी की स्थिति बहुत बुरी हो जाती है। दोस्तों, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स यानी किसी देश में प्रेस की स्वतंत्रता कितनी है, ये इंडेक्स इस बात का आकलन करता है। 2013 में भारत की पोजीशन थी 140वीं, 114th, और मोदी सरकार में 2023 में भारत की स्थिति है 161वीं। यानी भारत इसमें भी फिसड्डी होता जा रहा है। नरेंद्र मोदी किसी भी इंडेक्स में मनमोहन सरकार से बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रधानमंत्री नहीं बने हैं। तो दोस्तों, सरकारें डींग मारने से, बड़ी बड़ी बातें करने से, बड़े बड़े वादे करने से नहीं चला करती हैं। सरकारों के लिए वेल प्लानिंग, समझदारी, आगे की नीति और ये देखना जरूरी होता है कि भविष्य में देश को किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कुल आकलन किया जाए तो मोदी सरकार मनमोहन सरकार के तुलना में बहुत पीछे नजर आती है। वही मोदी जो मनमोहन को मौन मोहन कहा करते थे, आज बड़े बड़े मुद्दों पर चुप हो जाया करते हैं। बात चाहे किसी अपराधी की हो, बात डेवलपमेंट की हो, मोदी के पास कहीं बजरंगबली तो कहीं श्री राम ही सहारा होते हैं। यही दिखाता है कि मोदी कितने बेचारे हैं और भारत की जनता कितनी बेचारी है। उसकी दुर्दशा का आकलन इन नारों से हो सकता है। दोस्तों, आस्था आपकी व्यक्तिगत विषय है, डेवलपमेंट समाज का विषय है। देश को आगे बढ़ाने में अपनी बुद्धि, अपने श्रम का इस्तेमाल करें, साथ ही अपने अधिकारों को जानें। आज के लिए वीडियो कैसा लगा